हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा लर्निंग हब में। मैं प्रेरणा आप लोगों का तहे दिल से इस एनसीईआरटी के क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे तथा अपने प्रिपरेशन में अच्छे तरह से लगे होंगे। आइए जुड़ते हैं फिर एक शानदार सेशन के साथ। आज फिर से एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा चैप्टर जो आपके लिए उलझा हुआ था, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये उलझा हुआ टॉपिक बहुत सरल लगने लगेगा। आप लोग आधे घंटे तक इस टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज में ज़रूर जुड़े रहिएगा और उसके बाद आपको खुद में ये एहसास होने लगेगा कि हाँ, वाकई में आज आपने कुछ पढ़ा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारा क्लास 6 का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है, क्लास 6 का जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देती हूँ। क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो जितने भी टॉपिक है, सारे चैप्टर को यूनिट वाइज अच्छे से मैं डिस्कशन के साथ करवा चुकी हूँ। जो जो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा कंप्लीट होने के बाद हमारा ये प्लान था कि जब हमारा ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जो है कि ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे सारे चैप्टर का। सारे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। अगर आप इस 20 क्वेश्चन में से 15 से ऊपर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा है। आप लोग कमेंट में ये आंसर देते हुए जाइएगा। जो बाद में भी वीडियो को देखता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया। इससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर ढंग से चल रही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पे कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाएं की तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 179। अब कोई बोलेगा कैसे, ये कैसे मैं बोल रही हूँ 179, तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। एक मिनट, हाँ, ये हमारा पृथ्वी है। मान लीजिए, आप लोग डायग्राम पे मत जाइएगा, बस मेरी भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री रहा। इससे ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं होती है। यहाँ पे जिसको 90 बोलते हैं, 90 अक्षांश ये होता है और इस पे 90 डिग्री ये रहा दक्षिणी ध्रुव। ऊपर भी 90, नीचे भी 90, तो कितना हो गया, यहाँ पे ऐड करें तो 90 + 90 और एक हो जाता है ये हमारा 0 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 90 120 180 + 1 0 डिग्री का, तो 181। ये तो हमारा हो गया कुल अक्षांश। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कुल अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश अगर हमसे पूछा जाता तो उसका आंसर 181 होता, लेकिन हमसे अक्षांश रेखाएं पूछा गया है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि ये हमारा एक बिंदु के समान हो जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस दोनों को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम रेखाएं नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि ये हमें बिंदु की भांति दिखाई देता है, तो इसको हम रेखा नहीं बोल सकते हैं। रेखा तो 181 हो जाता है हमारा अक्षांश। ये दोनों रेखाएं नहीं है तो इसमें 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 179। ये हमारी हो जाती है अक्षांश रेखाएं। अगर आप लोगों को नहीं पता था, ये चीज़ें नोट कर लीजिए कि अगर आपको
कुल अक्षांश पूछा जाएगा तो 181, और अगर आपसे कुल अक्षांश रेखाएं पूछा जाएगा तो 179 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इतना समझ गए होंगे। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं आपको कमेंट में जो पूछिएगा तो मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में भी आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी कैसे घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। अब आपको ये समझ में हो सकता है कि नहीं आया होगा कि पश्चिम से पूरब की ओर किस तरीके से घूमती है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करती हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी जो है इस तरह से घूमती है, इस तरह से चक्कर लगाते, मतलब पहले पश्चिम से इधर पूरब आई, फिर पूरब से पश्चिम, मतलब इस तरीके से पश्चिम से पूरब घूमती है। इसीलिए जो हमारा सूर्य उदय है वो पूरब दिशा में होती है। दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरब से पश्चिम घूमती है, और वहाँ पे सूर्योदय किधर होगा? पश्चिम से होगा। और दो ऐसे ग्रह कौन कौन से हैं? 2 है, और वो कौन कौन से हैं यहाँ आपको मैं बता देती हूँ। एक हो जाता है शुक्र और एक हो जाता है अरुण। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसीलिए यहाँ पे जो है सन, यानी कि बोले तो सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। इतना समझ गए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है? कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, या फिर विषुवत रेखा को। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। अब देखिए कैसे कैसे ये रहता है, मैं आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू बना के समझाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, इस तरीके से अच्छे से बनाती हूँ। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा विषुवत रेखा 0 डिग्री है। तो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो इस रेखा का नाम हो जाता है विषुवत रेखा। ये तो मैं आपको बता दी। इस रेखा का जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसका नाम होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पूछा गया है तो इसका आंसर मकर रेखा हो जाएगा। विषुवत रेखा तो 0 डिग्री होता है, यहाँ पे आपको तो बता ही दी हूँ। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन लाते रहें एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है?
अब देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कैसे होती है। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब मान लीजिए या फिर पृथ्वी का स्वरूप मान लीजिए ये है। तो अक्षांश कैसे होता है, अक्षांश ये रहा अक्षांश, ये रहा अक्षांश, ये रहा अक्षांश। इस तरीके से कितनी अक्षांश होती है 181 और अक्षांश रेखाएं 179। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ और इससे अच्छे से समझाई भी हूँ। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे बोल रहा है ये जो अक्षांश है, ये जो अक्षांश मान लीजिए ये एक अक्षांश है और ये अक्षांश है, इसके बीच की दूरी कितनी है, ये बीच की जो दूरी है डिस्टेंस है वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर इसके बीच की दूरी होती है और सभी अक्षांश रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती है, सेम डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे 111 किलोमीटर है फिर इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी या इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, मान लीजिए आप यहाँ का दूरी ले लीजिए या यहाँ का ले लीजिए या यहाँ का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए आपको 111 किलोमीटर ही मिलेगा। इतना समझ गए आप लोग। क्यों? क्योंकि ये जो है समांतर होती है एक दूसरे के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, वह कौन सा है। कौन सी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में किस प्रकार बांटती है, ये रियल में नहीं बांटती है, ये बस काल्पनिक रेखाएं होती है। वास्तविक एक भी रेखाएं ऐसी पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है। हम बस वस्तु के स्थिति और समय का पता करने के लिए उस पर खींचते हैं। इतना समझ गए आप लोग। अब आप लोगों को डायग्राम के थ्रू मैं दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा पृथ्वी, या ग्लोब भी मान सकते हैं क्योंकि ग्लोब पे ही खींची हुई दिखाई देती है, ऐसा रियल में नहीं है। ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बीचों बीच एक रेखा खींची होती है जिसे कहा जाता है 0 डिग्री। इसके ऊपर 90 रेखाएं होती है, इसको बोला जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसको कहा जाता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये बिल्कुल बीचों बीच होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ये सारे इनके नाम है। विषुवत रेखा भी उसी को कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी उसी को कहा जाता है। इतना समझ गए आप लोग। और ये बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही तैयारी एनसीईआरटी के बुक से अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के हमारे छोटे से यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, महानवृत्त, पूर्णवृत्त, विषुवत रेखा या इनमें से सभी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैं आपको यहाँ पे बताई थी, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब, ये पृथ्वी है, ये हमारा बीचों बीच रहता है 0 डिग्री। इसे ही कहा जाता है महानवृत्त, इसे ही कहा जाता है पूर्णवृत्त, और इसे ही कहा जाता है विषुवत रेखा, और इसे ही कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सारे चीज़, ये चार नाम जो है एक ही रेखा का है, क्यों?
हम क्यों ये सारे नाम इसका है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए महान वृत्त, महान वृत्त का मतलब यहाँ पे लिया गया है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा बीच में ही तो बड़ा होता है ना, बीच में पृथ्वी का त्रिज्या सबसे बड़ा है और इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा वृत्त खींचा गया है, इसीलिए इसको महान वृत्त कहा गया है। और पूर्ण वृत्त, और पूर्ण वृत्त भी कहा जाता है। ये पूरा है मतलब इस तरीके से चारों साइड गोल, तो इसे पूर्ण वृत्त कहा जाएगा। और विषुवत रेखा तो कहा ही जाता है 0 डिग्री को। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है, भूमध्य। इससे शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच बिल्कुल मध्य में है, इसीलिए इसे भूमध्य कहा गया है। इतना समझ गए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विषुव क्या है। विषुव का अगर बात करें तो यहाँ पूछ रहा है विषुव क्या है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, या जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, या फिर जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, या इनमें से सभी। मैं आपको, आपके लिए हो सकता है कि ये शब्द विषुव शब्द नया होगा, लेकिन मैं आपको इसको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये रहा हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री है। और मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सन है। सन जो है, इसका सन का रे जो है, सन रे, यहाँ पे लिख देती हूँ सन रे, ये जो है 0 डिग्री पर मतलब विषुवत रेखा पर सीधी लंबवत पड़ रही है। यहाँ पे ध्यान दे, देखिए एकदम लंबवत पड़ रही है, लंबवत 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे 2 भागों में बट जाती है। इधर हो जाएगा 12 घंटे की दिन, 12 घंटे दिन, और इधर हो जाएगा 12 घंटे की रात। दिन और रात बराबर हो जाता है, इससे ही विषुव कहा जाता है। 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का रात होगा। कब? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, तब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात बराबर होता है। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तभी विषुव होता है। और ये एक साल में जो है 2 बार होता है। एक साल में एक्सटर्नल जानकारी भी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करती हूँ। ये जो है एक साल में 2 बार होता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। रुकिए 1 मिनट, मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। और होता है एक 23 सितंबर को, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती है। वो विषुव कहलाया जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत कब होती है। कभी ना कभी तो कर्क रेखा पर लंबवत तो होती ही होगी ना, तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब लंबवत होती है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, और ये रहा हमारा 0 डिग्री, और यहाँ पे यहाँ कुछ ये रहा हमारा कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ये पूछ रहा है कि मान लीजिए ये सन है, तो इसकी किरण कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती है। इस तरीके से लंबवत कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती है, तो ये हो जाएगा हमारा 21 जून को। 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस दिन क्या होता है, इस दिन होता ये है कि उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए इधर हो जाता है उत्तरी और इधर हो जाता है दक्षिणी।
इस दिन जब जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में जो हो जाता है बड़ा दिन, बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है छोटा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन हो जाता है, क्योंकि अगर कर्क रेखा पर सीधे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं मकर रेखा पर तिरछी पड़ेगी सूर्य की किरणें, इसीलिए यहाँ पे छोटा दिन हो जाता है। ठीक है, इसे ही उत्तरी आयनात कहा जाता है। 21 जून को ही उत्तरी आयनात होता है। उत्तरी आयनात आप लोग सुने ही होंगे उत्तरी आयनात के बारे में। इसे उत्तरी आयनात कहा जाता है। उत्तरी आयनात, उत्तरी आयनात। इतना समझ गए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है अब कि आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना है, मैं भूल गई, यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती है, 21 जून को। लेकिन कभी ना कभी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर भी तो लंबवत पड़ेगी। कभी ना कभी तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पे भी तो लंबवत पड़ेगी, लेकिन कब, वो एक स्लाइड ऐड करके बताती हूँ। ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 0 डिग्री हो गया और ये हमारा कर्क रेखा, कर्क, और ये रह गया हमारा मकर। और यहाँ पे बना लेती हूँ मैं सन। अब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है। उत्तरी, ये हमारा उत्तरी है और ये हमारा दक्षिणी है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में जो है कि तिरछी पड़ती होगी, है कि नहीं। वही बोल रहा है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा कैसा, बड़ा दिन, जबकि उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा छोटा दिन, छोटा दिन। इसे कहा जाएगा दक्षिणी आयनात। क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लगभग देखिए तो सीधी पड़ रही है। ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी आयनात, दक्षिणी आयनात, आयनात। इतना समझ गए आप लोगों को ये भी उत्तरी आयनात भी समझा दी, दक्षिणी आयनात भी समझा दी। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे दिया है आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त क्या है, आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये हमारा प्यारा अर्थ है, ठीक है, और ये रहा हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री है, और ये हमारा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। और ये है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, साउथ, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पे एक रेखा और होती है जिसे कहा जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे भी एक रेखा होती है जिसे कहा जाता है 66.5 डिग्री साउथ। इसी रेखा को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, इसी रेखा को कहा जाता है। और ये हो जाएगा हमारा, ये इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ पे लिख देती हूँ अंटार्कटिक वृत्त। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। पूछ रहा है कि सही कौन सा है, आपको सही चुनना है, ठीक है। 2 विपरीत देशांतर सदैव पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है, देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, और इनमें से सभी। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है। अब देखिए
इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, लाइन बाय लाइन डिकोड करने का प्रयास करते हैं और आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा अर्थ है, ठीक है, और ये रही हमारी 0 डिग्री देशांतर, ये रही हमारी 0 डिग्री देशांतर, और इसी के पीछे होती है, उधर से पीछे, आपको पीछे तो दिखा नहीं पाएंगे लेकिन आप बात को समझिए। अगर पीछे बोल रही हूँ कि पीछे, तो देखिए पृथ्वी 3D है, ठीक है, और इसके आगे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट एक और रेखा होती है जिसे 180 डिग्री रेखा कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा। आप ये ऊपर मत समझ लीजिएगा, ये इसके इस रेखा के जस्ट पीछे है। और अगर दो विपरीत देशांतर को मिला दे तो वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, इसके विपरीत होगा कितना, 180 डिग्री, और विपरीत देशांतर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा उसका योग 180 डिग्री आएगा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कि ये हमारा 1 डिग्री है, ये रेखा हमारा 1 डिग्री का है, ठीक है, इसका विपरीत कौन सा रेखा होगा, कितने नंबर का रेखा होगा। तो आपको पता है कि सारे रेखाओं का योग, मतलब विपरीत रेखाओं का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना ही चाहिए। मान लीजिए ये 1 डिग्री है तो विपरीत कौन सा हो जाएगा, विपरीत उधर से हो जाएगा 179। इतना समझ गए आप लोग। और बोल रहे हैं कि दो विपरीत सदैव पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि 2 विपरीत देशांतर रेखाएं सदैव पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। चाहे आप कोई भी देशांतर रेखाएं ले लीजिए और आप उसके विपरीत का कोई भी ले लीजिए, लेकिन हाँ उसके विपरीत होना चाहिए, तो वो सदैव पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब बी में बोला जा रहा है कि देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, ये पूर्ण वृत्त नहीं होती है, क्योंकि इधर आप देखिएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा और इसके विपरीत जो होता है 180 डिग्री रेखा हो जाता है। तो ये आधी अगर की बात करें तो 0 डिग्री का ये तो आधा ही हुआ ना, उधर से पीछे से 180 डिग्री है वो भी आधा ही है, तो इसीलिए इसे अर्धवृत्त कहा जाता है। अगर दोनों को मिला दे तो इसे पूर्ण वृत्त कहा जाए, पूर्ण वृत्त बन जाएगा, लेकिन दोनों मिला के तो हम नहीं बोल सकते हैं, अलग अलग ही बोल सकते हैं, इसीलिए इसे अर्धवृत्त कहा जाता है। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन भी हमारा सही बैठ रहा है, ठीक है। अब सी में बोला जा रहा है कि देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर खींची जाती है। बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है कि इस तरीके से देशांतर रेखाएं खींची जाती है, इस तरीके से, तो इसे ऊर्ध्वाधर ही कहा जाता है, इसे ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये सभी सही है। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ए बी और सी तीनों सही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी, अब 2 देशांतर किस प्रकार से होते हैं मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करती हूँ। ये मान लीजिए हमारा प्यारा अर्थ है, ठीक है, और ये रहा हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। मान लीजिए ये हमारा एक देशांतर हो गया और एक देशांतर हमारा ये हो गया। इस तरीके से बहुत सारे देशांतर होते हैं। टोटल देशांतर की संख्या पूछा जाएगा, मतलब कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल का अगर हम बात करें तो 360 हो जाता है। 360 देशांतर रेखाएं हमारे टोटल है, खींची गई है। ये सारे काल्पनिक है, आप इसको वास्तविक कुछ भी नहीं माने, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा रहा है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हुई, ये हुई हमारे बीच की दूरी, ये हुई हमारे बीच की दूरी, ये हुई हमारे बीच की दूरी। ये 2 देशांतर की रेखाओं के बीच की दूरी ले लीजिए, उससे क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उसे गोरे कहा जाता है, गोरे।
और ये जो है दो देशांतर रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी कहाँ पे होती है, अगर ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो ये हो जाता है हमारे विषुवत रेखा पे। मान लीजिए ये हमारा कहीं पे विषुवत रेखा है, तो सबसे मैक्सिमम का बात करें तो मैक्सिमम दूरी विषुवत रेखा पे हो जाता है, लेकिन कितना होता है, तो इसमें हो जाता है लगभग 111 किलोमीटर। आपके मन में ये होगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर है और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होता है। हाँ होता है, लेकिन हर जगह पे समान नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम दूरी कहाँ पे होता है तो विषुवत रेखा पे, और अगर आपसे पूछा जाएगा दो देशांतर रेखाओं के बीच के मिनिमम दूरी कहाँ होती है तो वो उसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है। ये अभी जस्ट मैं आपको बताई हूँ कि दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होती है, विषुवत रेखा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है कर्क रेखा को, मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप भी लोग बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर किसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। इतना समझ गए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही है। हो सकता है कि मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, लेकिन आप इस सेशन को देखने के बाद पता लगा सकते हैं कि मैं असल में आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवा रही हूँ, डबल क्वेश्चन करवा रही हूँ। एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन समाहित है, आप उसका अंदाज़ा लगा रहे होंगे, उम्मीद है। तो आप ये मान के मत चलिए कि इतने समय में 1 घंटे के क्लास में लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है डिस्कशन करने में। आप ये मान के मत चलिएगा कि 1 घंटे में आपने बस 20 क्वेश्चन ही किया है। आप ये मान के चलिएगा कि 1 घंटे में आप जो भी पढ़े आपका सारा डाउट, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताई कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और बोला जा रहा है कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ ये चीज़। और बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ी खींची गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींचा गया है। तो देखिए आपको बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर बात करें तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से खींचा गया है। इसे कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसे टेढ़ी मेढ़ी इसलिए खींचा गया है ताकि किसी देश के समय में परिवर्तन ना आए। इतना समझ गए, मतलब समय में और तिथि में परिवर्तन ना हो, इसलिए इसे टेढ़ी मेढ़ी खींचा गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। अब पूछा जा रहा है भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। क्या वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, क्या वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, या फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर का बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश हो जाएगा। ये हमारे भारत का मानक समय रेखा है और ये जो रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और वे 5 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि किस राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, इसीलिए मैं आपको इसका नाम लिखवा देती हूँ। ये 5 राज्य हो जाएगा हमारा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
ये हमारे 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारत के मानक समय रेखा गुजरती है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रीनविच समय 2 PM है तो 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाते हो। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। आप लोगों को पता होगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखाएं जो है ग्रीनविच शहर से होकर खींची गई है। लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर खींची गई ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। किसी भी देश के समय को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि ग्रीनविच शहर से होकर गुजरी है उसी के सापेक्ष निर्धारित करते हैं किसी भी शहर का टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ग्रीनविच समय 2 PM है। मान लीजिए ग्रीनविच का समय 2 PM है। ठीक है। और बोला जा रहा है कि 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। मान लीजिए यहाँ कहीं होगा 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये हमारा 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और बोल रहा है कि अगर 0 डिग्री पे 2 बज रहा है तो 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय हो रहा होगा। तो इसको निकालने का सीधा सा मैं आपको सीधा सा वो बता देती हूँ कि देखिए आप 0 डिग्री से 75 डिग्री के बीच का निकालना है तो 0 और इसके बीच के टोटल दूरी को जोड़ लीजिए। 75 हो गया डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री हो गया। टोटल कितने देशांतर है 360 और पृथ्वी जो है एक बार जो घूर्णन करती है 24 घंटे में। ठीक है। अब इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 15। मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो हमें कितना चाहिए, हमें 75 डिग्री का मान चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री इज इक्वल टू 75/15 कर देंगे तो इसको अगर काटेंगे तो इसमें हो जाएगा 5 घंटे। अब बात ये है कि 5 घंटे आगे या फिर 5 घंटे पीछे। इसका मान आया हमारा 5 घंटा। लेकिन बात ये है कि 5 घंटा आगे होगा या 5 घंटा पीछे होगा। हमें यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री से पीछे की ओर, इधर तो पश्चिम होता है इसीलिए 2 बजे से 5 घंटा पीछे। अगर 5 घंटा पीछे का मतलब होता है 5 घंटा पहले। 5 घंटा पहले कितना बजा होगा, अगर अभी 2 बज रहा है मान लीजिए तो 5 घंटा पहले कितना बज रहा होगा। 1 घंटा पहले मान लीजिए 1 बजा होगा, 2 घंटा पहले 12 बजा होगा, 3 घंटा पहले 11 बजा होगा, 4 घंटा पहले 10 बजा होगा और 5 घंटा पहले 9 बजा होगा। अगर यहाँ पे PM है तो यहाँ पे टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 9 AM का समय हो रहा होगा। 9 AM में अगर हम 5 घंटा ऐड करेंगे तो 2 PM हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 AM। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप किसी भी समय को इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा, चाहे किसी भी तरीके से दे दे, पूरब में बोल दे निकालने या फिर पश्चिम में बोल दे निकालने या फिर कहीं से भी बोल दे निकालने, तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको अभी जस्ट ही बताई हूँ कि भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से हैं, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का समय ग्रीनविच की समय से कितना अधिक है। मतलब भारत का समय जो है ग्रीनविच की तुलना में क्या है, 5.5 घंटा आगे या 5.5 घंटा पीछे या समान या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 5.5 घंटा आगे। क्यों, अब देखिए ये हमारा पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारा मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब देशांतर रेखा, सॉरी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ का ही हमारा भारत है। तो ये तो पूरब में हो गया, तो ग्रीनविच के समय से आगे समय चलेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चल रहा होगा अभी, मान लीजिए 11:30 बज रहा है ग्रीनविच पे, तो हमारे भारत में कितना बज रहा होगा, हमारे भारत में बज रहा होगा, ये इस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं। जो 5.5 घंटे आगे है तो 11:30 में
5.5 घटा दीजिए, 0 0 ये हो जाएगा हमारा 6। मतलब हमारे भारत में कितना बज रहा होगा? 6। शाम के 6, सुबह के 6 नहीं, शाम के 6, क्योंकि ये दोपहर का है। यहाँ मैं आप PM लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से आप कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं। रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर का बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 मानक समय को अपनाया गया है, क्योंकि रूस बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश में समय का अंतराल हो जाने के कारण इसे 11 मानक समय में विभाजित किया गया है, ताकि इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। अगर कहीं पे सुबह हो रहा होगा तो हो सकता है कि कहीं पे दोपहर हो गया हो, तो इसलिए वहाँ पे समय निर्धारित करने के लिए 11 मानक समय को अपनाया गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि फ्रांस में कितने मानक समय को अपनाया गया है। अगर बात करें फ्रांस में कितने मानक समय को अपनाया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी इस वीडियो को देखा है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सब कोई इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और फिर मैं देखूंगी आप लोग सही बताते हैं या फिर नहीं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। भले ही मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई थी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि इससे आपके सारे अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और 20 के जगह 40 क्वेश्चन असल में इस क्लास में मैं डिस्कस कराई हूँ। अगर आप लोग क्लास 6 के NCERT के बुक का ज्योग्राफी का बात कर रहे हैं, अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे मैं अच्छे से डिस्कशन करके बताई हूँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन में भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ी हूँ आपको समझाने का। अगर आप लोग न्यू भी जुड़े होंगे हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ या हमारे साथ, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। इसीलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अब इस सेशन को समाप्त करती हूँ। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारियों में मगन रहिए। थैंक यू।